डॉक्टर सुधीर महाशब्दे एक जाना पहचाना नाम है जो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हैं। उनका कार्य ही उनकी पहचान है। आपका मानना है कि अगर मेडिसिन की पढ़ाई की है तो कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित ना रहे। इसके लिए कई चैरिटी के काम आपने किए हैं। 1400 से अधिक नेत्र शिविरों में आपने भाग लिया और 28,000 से अधिक आपने निःशुल्क मोतियाबिंद की सर्जरी की है। वर्तमान में भी यह कार्य आपका सतत जारी है। आप प्रेसिडेंट एंड मेडिकल डायरेक्टर हैं इंदौर आई हॉस्पिटल के। महाशब्दे नेत्रालय एंड चाइल्ड केयर सेंटर के आप मेडिकल डायरेक्टर हैं। आप ऑप्थोमोलॉजी एंड प्रोफेसर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर लसिक लेसर सेंटर के आप डायरेक्टर हैं। प्रेसिडेंट हैं आप एमपी वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के। डॉक्टर महाशब्दे को राष्ट्रीय स्तर के कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इनमें से प्रमुख हैं डॉक्टर आर.पी. टंडा अवार्ड, डॉक्टर फिरदौसी अवार्ड, छत्तीसगढ़ स्टेट ऑरेशन और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है आपका नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। लाइफ मेंबर हैं आप ऑल इंडिया ऑप्थोलॉजिकल सोसाइटी, नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थोमोलॉजी। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर सुधीर महाशब्दे से। नमस्कार। सर, अभी एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है जी। बच्चे अब बुक रीडिंग की जगह ऑन स्क्रीन पढ़ाई करते हैं लैपटॉप से या मोबाइल से। तो उनको कैसे अपनी आंखों को बचाना चाहिए, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ जो कोरोना के बाद हमारे यहाँ परिवर्तन हुआ है कि जब बच्चों को हम पहले बोलते थे कि आंखें ख़राब हो जाएंगी इसलिए आप मोबाइल पे ज़्यादा देर या टीवी पे ज़्यादा देर उपयोग ना करें। हाँ। अब वो मजबूरी में सबको बच्चों के हाथ में वो गैजेट्स आ गए। आँखों पे लगातार एक छोटी स्क्रीन को लगातार देखने की वजह से आँख पे बहुत जोर पड़ता है, स्ट्रेन आता है, ड्राइनेस भी आने लगती है क्योंकि पलकें जितनी झपकना चाहिए वो नहीं झपकती। चश्मे के नंबर जिसमें बच्चों में हैं वो जल्दी सामने आ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा देर जब उपयोग करते हैं तो उसमें फिर आँख में स्ट्रेन होता है जिसको चश्मे का नंबर है, तो वो जल्दी पकड़ में आ रहे। तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि यदि किसी को चश्मे के नंबर की आवश्यकता है तो जल्दी पकड़ में आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल का या गैजेट्स का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा उपयोग करने से चश्मे का नंबर आ जाता है, पर कहीं ना कहीं लंबे समय तक उपयोग करने से अभी तक इसका कोई प्रूफ तो नहीं आया है, पर ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद चूंकि बहुत सारे बच्चे चश्मे का नंबर लेके आते हैं, जब हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि चश्मे का नंबर है, तो कहीं ना कहीं कोई कोरिलेशन इसमें हो सकता है। तो इस पर रिसर्च हो रही है और ये माना जाता है कि ज़्यादा देर डिजिटल उपयोग में बच्चे में जल्दी चश्मे का नंबर आ सकता है। तो इससे बचना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, पर पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ें और बढ़नी है। और अक्सर अब ये होने लगा है कि पेरेंट्स भी व्यस्त रहते हैं, तो देख नहीं पाते कि बच्चा क्या कर रहा है। मदर्स ये आता है बच्चे को बोले तो मम्मी भी तो देखती है। तो वो एक उनके पास आर्ग्यूमेंट रहता है बच्चों के पास कि क्योंकि लेडीज़ भी पहले महिलाएं इतना ज़्यादा नहीं देखती थी, आजकल वो सोशल मीडिया पे जाने के बाद तो दिन भर सब उसी को देखते ही रहते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी अवॉइड करने की बात है कि हर चीज़ की सीमा होनी चाहिए। जी। चश्मा लगाने में बच्चे कतराते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमको स्कूल में चिढ़ाया जाएगा। बड़े चश्मा लगाने में कतराते हैं, उनको ऐसा लगता है कुछ हमको ऐसा मिल जाए कि चश्मे रिप्लेस हो जाए हमारा। तो अब उसके लिए ऐसे लेंसेज भी आ गए हैं कि वो चश्मा रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या वो ठीक है लगाना? देखिए, मूल रूप से चश्मे का नंबर यदि किसी को है वो आँख की बनावट के हिसाब से होता है कि चश्मा तब लगता है जब जो भी अपन वस्तु देख रहे हैं उसकी छाया रेटिना पे, पर्दे पे ठीक से बन रही हो, तो उसको चश्मा लगाना पड़ता है। थोड़ी उम्र बड़ी हो जाए, जहाँ बच्चा समझदार हो जाए, तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस एक छोटा सा सॉफ्ट मटेरियल का लेंस होता है जो चश्मे के विकल्प के रूप में होता है, जो पलकों के अंदर कॉर्निया के ऊपर लगाया जाता है, जो चश्मे का काम करता है। फिर 20 साल की उम्र के बाद यदि नंबर किसी का स्टेबल हो गया है, स्थिर हो गया है, उसकी आंख में कोई अब परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, तो लेसिक नाम के ऑपरेशन से चश्मे का नंबर हटाया जा सकता है, जो
कार्य 20 से 40 साल के उम्र के बीच में चश्मा नहीं लगाना पड़े और उनको क्लियर दिखे, ऐसा किया जा सकता है। पहले रेडियल केराटोटॉमी नाम का एक ऑपरेशन होता था जिससे चश्मे का नंबर हटाया जा सकता था, लेकिन उसमें रिकरेंस की संभावना ज़्यादा होती थी। उस तुलना में लेसिक में और अब उसमें और भी नए सब टेक्निक्स आ गई हैं जिसके चलते चश्मे का नंबर तो सेफली हटाया जा सकता है, पर ये 20 से 40 साल के बीच में ही काम करता है। 40 के बाद हर व्यक्ति को यदि पढ़ना साफ है तो पढ़ने, यदि दूर का नंबर नहीं भी है तो उसको चश्मा तो लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए जी। तो ऐसा जिंदगी भर कभी कोई चश्मे से छुटकारा मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। सर, चश्मा एक तो बढ़ने का कारण ये भी हो गया कि अब लोग जो है वर्क फ्रॉम होम करते हैं जी, तो ऑन स्क्रीन रहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक, दिन भर क्या घंटों रहते हैं। कभी पूछते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, साहब 15 घंटे 17 घंटे हम काम करते रहते हैं, तो वो आती है। एक तो बैठक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, बैठक व्यवस्था, लेट के काम नहीं करना चाहिए जी, पर उसके लिए प्रॉपर लाइटिंग में बैठना चाहिए। हाइट जो आपकी है उसमें जो कंप्यूटर का जो ऊपर का लेवल है वहाँ आपकी चिन लेवल होना चाहिए, यानी आपकी कुर्सी की हाइट इतनी होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर के टॉप मार्जिन पे आपका चिन हो, ठुड्डी हो, तो आपका जो पोस्चर रहेगा वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। यदि आपकी कुर्सी की हाइट नीचे है तो गर्दन ऐसी करके देखेंगे, ज़्यादा ऐसी करके देखेंगे तो ये पीछे के मसल्स पे स्ट्रेन आता है तो फिर तकलीफ होती है। क्योंकि लगातार एक ही जगह छोटी सी स्क्रीन पे देखते हुए जब काम करते हैं तो आँख में पलक झपकने की गति कम हो जाती है। तो कॉर्निया जितना मॉइस्ट होना चाहिए, जितना गीला रहना चाहिए, जो पलक झपकाने की वजह से होता है वो नहीं हो पाता है। तो उस काम के लिए बीच बीच में रेस्ट पॉज लें। ज़्यादा यदि ड्राइनेस हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो टीयर सब्स्टिट्यूट ड्रॉप्स आते हैं वो वापरना चाहिए। सर, अब जैसे इतना टाइम स्क्रीन पर काम करते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, लोग भी काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप बता सकते हैं आँखों की जो लोग मतलब आराम से कर लें और रिलैक्स हो जाएं? ऑनेस्टली जो सामान्य रूप से हमारे यहाँ आँखों की एक्सरसाइज के बारे में लोग जिक्र करते हैं कि आँख इधर से उधर घुमाना या ऐसी गोल गोल घुमाना, वो सबसे तो कुछ होता नहीं है। अच्छा। पलक झपकाना, यदि आप रिलैक्स टाइम पे आप पलक बीच बीच में से झपकाते रहते हैं तो उससे आँख के जो कॉर्निया के आगे वाली परत है उस पे आंसू की परत का एक बहुत पतली झिल्ली आ जाती है, तो वो उसका मॉइस्चर बनाए रखती है कॉर्निया का और उसकी वजह से कंफर्ट है। सर, डायबिटीज़ वालों को अपनी आँखों की केयर कैसे करनी चाहिए? ये WHO ने एक पाया है कि 2025 तक जाते जाते हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक लोग दुनिया में हमारे देश में होंगे और डायबिटीज़ का आँखों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अंधत्व का एक बहुत बड़ा कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ का जो आँख के पर्दे पे जो असर होता है वो होता है और उसमें आँख के पर्दे की जो खून की नलियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें से रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग हो जाता है आँख के अंदर और दिखना ब्लॉक हो जाता है। तो उस स्थिति तक जाने के पहले जब आपकी आँख में डायबिटीज़ की कोई समस्या प्रारंभ हो ही रही है तब यदि जांच हो जाए तो डॉक्टर उनको फिर लेज़र करने की सलाह देते हैं और उससे डायबिटीज़ से होने वाले अंधत्व को हम टाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। डायबिटीज़ में और एक दूसरी बीमारी होती है कांचबीन, जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, ग्लोकोमा जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी साल में एक बार और तकलीफ हो तो बीच में, तो डॉक्टर को आँख के क्वालिफाइड आँख के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, जिसके चलते आपकी आँख की जांच हो जाएगी और समय पर कोई यदि समस्या दिख रही है तो उसका इलाज हो जाएगा। जब डैमेज होने के बाद कोई भी मरीज आएगा तो सीमित विकल्प हमारे पास रहते हैं। मोतियाबिंद के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोतियाबिंद हमारे देश में अंधत्व का सबसे बड़ा कारण है। आँख के अंदर का जो कुदरती लेंस है उसकी पारदर्शिता कम होती जाती है। जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं उम्र के साथ, वैसे आँख के अंदर का जो कुदरती लेंस है
वो अपारदर्शी होने लगता है। और उसकी वजह से जब दिखना इतना कम हो जाए कि चश्मा लगा के भी व्यक्ति का काम नहीं चल रहा हो, तब दवाई से इसका कोई इलाज नहीं होता है। एकमात्र तरीका ऑपरेशन करना है। जो नई आधुनिक विधियां आई हैं जिसमें आँख के अंदर का मोतिया हटा के उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस बहुत छोटे से चीरे से लगा दिया जाता है और वो लेंस अपना काम करने लगता है तो व्यक्ति को साफ दिख। लेकिन हाँ, यदि तकनीकी दृष्टि से हम देखें तो ऐसे लेंस होते हैं जो दूर का, पास का, इंटरमीडिएट, बीच वाला हिस्से का दृष्टि को भी फोकस कर सकते हैं, जिसको ट्राइफोकल या मल्टीफोकल लेंस कहते हैं। सर, अभी बीच में थोड़े दिन पहले आई फ्लू आया था जी, तो ऐसे कुछ ना कुछ, अब तो कोरोना के बाद कुछ ना कुछ वायरस आते ही जा रहे हैं, तो अगर आंखों का ऐसा कोई फ्लू आता है तो हमको अपना बचाव कैसे करना है? सबसे बढ़िया ये सवाल है क्योंकि इन सब चीज़ों में बचाव ही सबसे विशेष है जी। सामान्यतः ये जो वायरस की वजह से होते हैं, ये फ्लू जिसको बोलते हैं हम, आई फ्लू, ये वायरस की वजह से हमारी आगे की जो कॉर्निया के साइड की जो झिल्ली होती है जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं, उसमें कंजंक्टिवाइटिस, वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है। अब उसमें आँख से पानी आता है, थोड़ा खटकता है। अक्सर उस पर सेकेंडरी इन्फेक्शन यदि बैक्टीरियल हो जाता है तो गिजड़े भी आते हैं, चिपकती हैं आँखें। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है बीमारी। तो होता यह है कि जैसे एक ऑफिस में किसी को हुआ और उसके ऑफिस में दूसरे जो भी लोग गए, तो जिस रोगी को ये बीमारी है उसने जिन चीज़ों को छुआ हुआ है और अपनी आंखों को छुआ हुआ है, वो उसके हाथों से वो ऑर्गेनिज्म जो है, जो कीटाणु हैं, वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। जो एक सामान्य भ्रांति की जैसे मैं आपकी आंख में देख रहा हूं तो इधर से उछल के उधर नहीं जाता। लोगों को ये लगता है आंखों में देखो मत, देखने से हो जाता है। वैसा नहीं होता। काला चश्मा लगाने के लिए इसलिए बोलते हैं कि आप खुद अपनी आंख को बार बार हाथ नहीं लगाओगे, एक प्रोटेक्ट बीच में अड़चन रहेगी जी। और नियमित दवाई डालें, आँख को गर्म पानी में रुई डाल के अच्छे से उबाल के फिर ठंडा करके जितना कुनकुने रुई के फाये से सेक करें, थोड़ा डॉक्टर की राय के अनुसार दवाई डालें। और इसमें एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि दवाई वाले के पास जाके, हम दवाई की दुकान पे जाके सीधे सीधे दवाइयाँ मांग लेते हैं कि आँख की ड्रॉप दे दो। नॉर्मल यही है कि अब कंजक्टिवाइटिस हुआ है, गए कि आँखें आई है, लोगों का बोलना ये रहता है आँखें आई है, दवाई दे दो। और वो कई बार कार्टिसोन बेस की, स्टीरॉइड बेस की ड्रॉप्स दे देते हैं जिसमें इमीडिएटली तो आराम आ जाता है लेकिन उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो उनको रिपीट होता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के आँख की दवाई नहीं वापरनी चाहिए, ये मूल बात है। सर, आँखें जितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उतनी वो सुंदर दिखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और खास करके लड़कियाँ, महिलाएं कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, पार्लर जाती हैं और मतलब आजकल आई मेकअप कुछ ज़्यादा ही चलन में है जी। और अभी तो रेगुलर ये हो गया है कि लड़कियां काजल, लाइनर डेली लगाती हैं, यूज़ करती हैं, तो क्या वो आंखों को नुकसान करता है? यदि मेरे अलग से स्पेशली सिर्फ मेरे लिए बने हुए या आई मेकअप का सामान है तो सामान्यतः लिमिट में तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा जी। पर यदि हम पार्लर में जाके करते हैं या एक ही परिवार में बहुत सारे लोग एक ही उसको मेकअप को यूज़ कर रहे हैं और बाय उसमें कभी ऐसा हो कि एक व्यक्ति को कंजंक्टिवाइटिस है तो एक से वो दूसरे को उस माध्यम से फैल सकती है। तो एक तो अति मेकअप से तो बचना चाहिए जी। है ना, क्योंकि इन सब मेकअप के चीज़ों में बहुत सारे कई बार मेटेलिक और टॉक्सिक चीज़ें उपयोग में ली जाती है जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है। तो वो कभी कभी आँख के लिए नुकसानदायक हो सकती है, पर सामान्यतः माइल्ड मेकअप से कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अंत में क्या कहना चाहेंगे सब दर्शकों, क्या संदेश देंगे? मैं तो ये मेन बात कहूँगा क्योंकि जो मैंने अपने पिताजी से सीखी है जी। कि समय पर आँख की जांच होनी चाहिए और हमारा देश जितना बड़ा है उसके लिए अभी भी हमें अपने अपने क्लिनिक तक सीमित रह के यदि हम इलाज करने की सोचें
तो नेशनल लेवल पे ये सही नहीं होगा। यदि हमने मेडिसिन की पढ़ाई करी है, ऑप्थेल्मोलॉजी की पढ़ाई करी है, तो अभी भी आवश्यकता है कि हर, और सभी करते हैं, ज़्यादातर आँख के डॉक्टर काफ़ी चैरिटी वर्क करते हैं कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनके इलाज के लिए निःशुल्क समय देते हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत काम की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे लोगों में इतनी जागरूकता होगी कि वो खुद होके आगे आएंगे, अपना जांच करवा लेंगे। जांच करवाने में यदि कोई बीमारी निकलती है, उसका इलाज हो जाएगा, तो उनकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। तो देखा आप लोगों ने, सर ने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी है। आंखें हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए समय समय पर आंखों की जांच करवाते रहें, पानी पिएं, जितना हो सके मोबाइल और लैपटॉप से थोड़ी दूरी बना के रखें और अपनी आंखों का ख्याल रखें।